वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया था लास्ट टाइम, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये दो चैप्टर्स का एक ग्रुप है, मैंने आपको बताया था। इसमें से 25-30 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के। तो अभी तक मैंने इसके 4 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, ये 5वां वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। अभी तक मैंने आपको बताया था अंश 2 प्रकार के हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अंश 2 प्रकार के हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड या कोटेड या अनकोटेड। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, अपने को कब आवश्यकता पड़ती है, क्यों किया जाता है अंशों का मूल्यांकन। और फिर अपन ने चालू की थी अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ। तो पर्टिकुलरली 2 विधियाँ हैं अंशों के मूल्यांकन की, जिसमें से पहली विधि अपन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पहली विधि का नाम था संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, असेट्स वैल्यूएशन मेथड और नेट असेट्स मेथड्स। और इस मेथड से जो मूल्य आता है उस मूल्य को कहते हैं अंश का आंतरिक मूल्य। ये मैंने आपको कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। इस विधि से जो मूल्य आता है उसको क्या कहते हैं, अंश का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। क्योंकि कई बार प्रश्न में सीधा पूछता है, विधि का नाम नहीं देता, सीधा पूछ लेता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर किससे आएगी, संपत्ति विधि से आएगी। तो ये विधि तो बहुत ही आसान विधि है, इसका मैं पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इस विधि में सबसे पहले अपने को नेट असेट्स निकालनी पड़ती है। और ये विधि उन अंशधारियों के लिए सर्वोपयुक्त है जो अंशधारी अपने अंश के पीछे अपने अंशों की सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, जो ये जानना चाहते हैं अंशधारी कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में हमारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये विधि ये बताती है कि एक अंश के पीछे कंपनी में असेट्स कितनी हैं, एक अंश के पीछे कंपनी के अंदर नेट असेट्स कितने रुपए की पड़ी हुई हैं। तो इस विधि में ये पता चल जाता है कि यदि कंपनी कभी डूब जाए या कंपनी कभी बंद हो जाए तो कंपनी में एक अंश के मूल्य का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संपत्ति उपलब्ध है या नहीं है। ये इस विधि से अपने को पता चलता है, इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस विधि में स्थायी संपत्तियां ले लेंगे बाजार मूल्य या चालू मूल्य पर, अपलिखित मूल्य पर चालू संपत्तियां ले लेंगे, अदृश्य संपत्तियां वसूली मूल्य पर ले लेंगे, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाएगा। गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित करना है और उसमें से समस्त चालू दीर्घकालीन दायित्व घटा देंगे, भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष घटा देंगे, अनुमानित ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए गए कोष घटा देंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी यदि कोई हो तो वो भी घटा देंगे और बाद में नेट असेट्स ज्ञात हो जाएंगी। तो बहुत आसान विधि है, इसकी अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब इस विधि में केवल समस्या एक ही आती है कि जब आपको इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेट असेट्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब इक्विटी शेयर का अलग अलग मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य अलग अलग हो, पूर्ण प्रदत्त हो, तब क्या करना है। और जब इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य समान हो लेकिन पेड अप वैल्यू अलग अलग हो तो क्या करना है। ये इसके अंतर्गत एक पॉइंट मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद इस विधि में एक प्रॉब्लम लास्ट ये बचती है कि जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर भी निर्गमित कर रखे हों, तो आपसे अगर वो कहे क्वेश्चन के अंदर ये पूछे कि इक्विटी शेयर की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ये देखेंगे प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार कितने मिले हुए हैं। सामान्यतः प्रेफरेंस शेयर को 2 पूर्वाधिकार होते हैं, पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार और लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार। तो ये अगर दोनों पूर्वाधिकार हैं तो क्या करेंगे, केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार है तो क्या करेंगे, और केवल लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार है तो क्या करेंगे। तो ये इसके अलग अलग मैंने फार्मूले बताए थे, बहुत आसान से फार्मूले हैं, बहुत इजी सी बात थी जो मैं पहले आपको 3rd लेक्चर में बता चुका हूँ। और जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को प्रेफरेंस शेयर को कोई सा भी लाभांश नहीं है तो दोनों अंशों का मूल्य एक ही होगा। इतनी बात अपन इन पिछले 4 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अंशों के मूल्यांकन की सेकंड मेथड। 2 ही मेथड है अंशों के मूल्यांकन के, शुद्ध संपत्ति विधि और ये दूसरा जो मेथड है इसका नाम है प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि। प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि, इंग्लिश में इसको कहेंगे यील्ड और रिटर्न वैल्यूएशन मेथड।
तो इसके नाम से ही देखो समझ में आना चाहिए आपको कि इस विधि का प्रयोग कौन सा अंशधारी करेगा। इस विधि का प्रयोग उन अंशधारियों के लिए सर्वोपयुक्त होता है जो अंशधारी अपने अंश की सुरक्षा पर ध्यान ना देकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, वो कंपनी रिटर्न कितना दे पाएगी, हम जो पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कितना मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं यील्ड मेथड या रिटर्न वैल्यूएशन मेथड। अब इस रिटर्न या यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंदर अपन रिटर्न के आधार पर देखेंगे कि अंश का मूल्य कितना है। नेट असेट्स मेथड में अपन ने रिटर्न नहीं देखी थी, उस समय अपन ने देखी थी अंशों के प्रति सुरक्षा कितनी है, एक अंश के पीछे संपत्ति कितनी पड़ी हुई है कंपनी पे। यहाँ पर ये देखेंगे कि एक अंश के पीछे कंपनी अपने को रिटर्न कितना देगी, अपने को प्रत्याय कितना देगी कंपनी, प्रतिफल कितना देगी। तो प्रतिफल किस आधार पर निकालते हैं अपन, उसके लिए इसमें 3 तरीके हैं। इस विधि के अंदर कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो अपन रिटर्न चेक कर सकते हैं किसके आधार पर, लाभांश दर के आधार पर। बहुत सिंपल सी बात है, अपन कंपनी की डिविडेंड देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड के आधार पर अपन चेक करेंगे कि वो कंपनी रिटर्न कितना दे रही है। रिटर्न कंपनी डिविडेंड ही तो देती है, अंशधारियों को कंपनी क्या देती है, लाभांश। तो लाभांश ही तो रिटर्न होता है। तो अपन रिटर्न किसके आधार पर चेक कर रहे हैं, पहला तरीका रिटर्न को चेक करने का कौन सा है, लाभांश दर के आधार पर। तो लाभांश दर के आधार पर देखिए अपन वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे। सबसे ऊपर तो अपन लेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर, नीचे इसमें भाग देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कौन सी वैल्यू लेनी है, पेड अप वैल्यू लेनी है, एक अंश का प्रदत्त मूल्य। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्यतः प्रश्न के अंतर्गत दी गई होगी, सामान्य प्रत्याय की दर तो प्रश्न में दी गई होगी। पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को पता चल जाएगी कहाँ से, बैलेंस शीट्स में पता चल जाएगी। पेड अप वैल्यू पर शेयर कितने रुपए की है ये बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। ये प्रश्न के अंदर दे रखी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस विधि से क्वेश्चन यदि आप करते हो तो आपको केवल एक चीज़ की गणना करनी है। किस चीज़ की गणना करनी है, रेट ऑफ डिविडेंड की। लाभांश की दर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी गई होगी, पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। तो अब रेट ऑफ डिविडेंड अपन कैसे निकालते हैं, ये आप 3rd ईयर में आ गए, आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड बटा टोटल पेड अप कैपिटल। लाभांश हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे टोटल पेड अप वैल्यू, टोटल पेड अप कैपिटल से इनटू 100, तो ये लाभांश की दर आ जाएगी। अब टोटल पेड अप कैपिटल तो आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी, इनटू 100 आपको करना ही करना है प्रतिशत में निकालने के लिए। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड अब आपको निकालनी है। यानी इस पूरे प्रश्न को करने के लिए, इस विधि से को करने के लिए आपको अब क्या चीज़ चाहिए, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर चाहिए और लाभांश की राशि चाहिए। लाभांश की राशि कैसे पता करते हैं अपन, तो देखिए एक बात तो बहुत आसान सी है, यहाँ पे कुछ नोट लगाए हुए हैं। तो ये बात तो बहुत आसान सी है कि यदि प्रश्न के अंदर आपको रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की राशि कई वर्षों की दे रखी है, यदि प्रश्न में कई वर्षों की रेट ऑफ डिविडेंड दी गई है तो उनका औसत ज्ञात कर लेंगे और यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड लिख देंगे, रेट ऑफ डिविडेंड सीधी यहाँ लिख देंगे। तो ये तो सबसे आसान सी बात है जो ध्यान रखनी है। लेकिन यदि रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दी गई तो उपरोक्त सूत्र द्वारा रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात कर ली जाती है। इस सूत्र से रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। या तो प्रश्न में कई वर्षों की रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी है, तब तो उनका औसत लेके यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड लिख देंगे। और अगर रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखी तो फिर इस सूत्र से निकाल लेंगे। ये वाला जो सूत्र आपको बताया है, इस सूत्र से रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड का सूत्र क्या है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई पेड अप कैपिटल इंटू 100। इस फार्मूले से अपन रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। लेकिन अब इस फार्मूले में जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड लोगे आप, तो इसमें ज्ञात करते समय सावधानी रखनी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालोगे आप, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करते समय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड अपन देते कब हैं, सबसे पहले प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट में से टैक्स घटाते हैं, टैक्स घटाने के बाद में कुछ पैसा अपन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हैं। उसके पश्चात जो लाभ बचता है वो अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पर यही बात आपको ध्यान रखनी है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करते समय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से
संचय में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या घटता है, टैक्स, टैक्स घटाने के बाद क्या घटता है, रिजर्व में ट्रांसफर, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि को घटा दिया जाता है, शेष लाभ ही समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभांश की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले अपन क्या चीज़ निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या चीज़ घटती है, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले घटता है टैक्स। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अपन करते हैं कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। फिर इसके बाद जो पैसा बचता है इस पैसे में से अपन देते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड सबसे पहले किसको देते हैं, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद ये जो पैसा बचता है, ये जो पैसा बचेगा, ये पैसा बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड की राशि में ये वाली राशि लेनी है अपने को, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए राशि बची है वो वाली। और इसमें भाग देंगे टोटल पेड अप कैपिटल से इनटू 100। तो ये आ जाएगी अपनी रेट ऑफ डिविडेंड। और ये रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे लिख देंगे। ये प्रश्न में दे ही रखी होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी और इस फार्मूले से ये वैल्यू पर शेयर ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रत्याय दर विधि के अंदर ही एक दूसरी विधि और है जिसको अपन कहते हैं आशान्वित प्रत्याय दर विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए ये विधि तो पहली विधि तो थी, ये तो थी लाभांश दर के आधार पर। तो लाभांश तो कंपनी बांट चुकी है, तो जो कंपनी लाभांश बांट चुकी है उसके आधार पर आपने रिटर्न देखी कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न कंपनी कितना देगी। किसके आधार पर चेक करी ये बात आपने, डिविडेंड के आधार पर, जो डिविडेंड कंपनी बांट चुकी है। यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं डिविडेंड के आधार पर नहीं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि कंपनी, अपन आशा करते हैं कि कंपनी भूतकाल में कितना भी डिविडेंड दे चुकी होगी, पर भविष्य के अंदर वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है उसकी, भविष्य में वो कितना रिटर्न देने जा रही है कंपनी, उसके बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पर चेक करेंगे कि उसकी आशान्वित प्रत्याय की दर कितनी है, यानी कि भविष्य में वो कंपनी कितना डिविडेंड पे करने की स्थिति में आएगी। उसके आधार पर आप अपनी रिटर्न चेक करोगे, यील्ड चेक करोगे। तो इसके अंतर्गत भी फार्मूला तो वही है। देखिए वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो प्रश्न में दे ही रखी होगी, पेड अप वैल्यू पर शेयर आपको वही बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। तो इसमें अंतर क्या आया पहली विधि और दूसरी विधि में। पहली विधि में देखिए ऊपर अपन ने वैल्यू पर शेयर निकालते समय ऊपर क्या लिखा था, रेट ऑफ डिविडेंड बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। दूसरी विधि में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। बाकी वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, ये प्रश्न में दे रखी होगी। पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड थी, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड थी, और यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड की जगह क्या चीज़ आ जाएगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दे ही रखी होती है, पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाती है। तो अब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, जैसे पिछली विधि में अपन ने रेट ऑफ डिविडेंड निकाली थी, उसके स्थान पर यहाँ पर अपने को अब क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, आशान्वित प्रत्याय की दर निकालनी है। आशान्वित प्रत्याय की दर निकालने का भी लगभग वही तरीका है जो डिविडेंड की रेट निकालने का था। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर, ऑफ नहीं यहाँ पे आएगा फॉर, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100। पेड अप कैपिटल किसकी, इक्विटी, पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल किसके लिए ले रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो पेड अप कैपिटल भी किसकी लोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की लोगे, इनटू 100। और ये वैल्यू पर शेयर भी किसके लिए निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालने हैं। आप ये प्रश्न यहाँ पे जरूर पूछ सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू पर शेयर प्रेफरेंस शेयर की क्यों नहीं निकाल रहे। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू अपन इसलिए नहीं निकाल रहे इस विधि से क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है, वो प्रेफरेंस शेयर के आगे ही लिखी होती है। जैसे 8% वाले प्रेफरेंस शेयर, 10% वाले
प्रेफरेंस शेयर, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर, तो उनकी तो लाभांश की दर फिक्स है। इसलिए इस दूसरी विधि के अंदर अपन प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू नहीं निकाल रहे, केवल वैल्यू यहाँ पर किसकी निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर की निकाल रहे हैं। यहाँ पर पहली विधि के अंदर भी जो अपन ने वैल्यू पर निकाली है, वैल्यू पर शेयर है, ये वैल्यू पर शेयर कौन से शेयर की है, इक्विटी शेयर की। यहाँ भी वैल्यू पर शेयर किसकी निकाल रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर की। प्रेफरेंस शेयर की तो वैल्यू अपन निकाल ही नहीं रहे। क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि उनकी रिटर्न तो फिक्स होती है हमेशा के लिए। इक्विटी शेयर की रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होती, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही कंपनी का मालिक माना जाता है। क्योंकि यदि कंपनी को लाभ ज़्यादा होगा तो इनको लाभांश ज़्यादा मिलेगा, लाभ कम होगा तो इनको लाभांश कम मिलेगा, और अगर बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ, हानि हो गई, तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर तो सामान्यतया कैसे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर तो सामान्यतया होते हैं क्यूमुलेटिव होते हैं, संचयी होते हैं, संचयी पूर्वाधिकारांश होते हैं कि यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं भी मिला तो उस वर्ष का लाभांश उनको अगले वर्ष मिल जाता है। तो यहाँ पर अपन रिटर्न मेथड के अंदर वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की। तो यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लगाया है कि लाभांश दर विधि और आशान्वित प्रत्याय दर विधि में अंशों का मूल्य समान ही आता है, किंतु घोषित लाभांश की राशि अगर दे दी गई हो तो दोनों विधियों में ज्ञात मूल्य असमान आता है। क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी यही निकालते हैं। नेट प्रॉफिट में सबसे पहले टैक्स घटेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसमें से सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व चला जाएगा पैसा, फिर जो पैसा बचेगा उसमें से डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे देंगे, फिर जो ये प्रॉफिट बचेगा इस प्रॉफिट को ही तो डिविडेंड के रूप में बांटते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वही पहली विधि और दूसरी विधि में सामान्यतया कोई भी अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। उसमें रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर आती है, इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आती है। इन दोनों विधियों से मूल्य जो ज्ञात करेंगे वो भी समान ही आएगा। असमान कब आएगा मूल्य, दोनों विधियों में ज्ञात मूल्य कब असमान आएगा, जब घोषित लाभांश की राशि आपको प्रश्न में अलग अलग दे दे। तो आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अलग हो जाएगी, लाभांश की राशि अगर प्रश्न में दे दी अलग से तो वो अलग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों विधियों से मूल्य अलग अलग आएगा। अब इसमें एक तीसरी विधि और है, वो है वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग कैपेसिटी। ये इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि से पूरा 20 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है कई बार। इस विधि से केवल 20 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है। इस विधि में आपको कई सारी सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और ये विधि इम्पॉर्टेंट विधि है। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे समझने वाली विधि है वो यही विधि है। इसकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे और ये इस चैप्टर की लास्ट विधि है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद में इसमें एक लास्ट चीज़ बचेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ शेयर। तो एवरेज वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है, नेट असेट्स मेथड से जो मूल्य आया वो मूल्य प्लस रिटर्न मेथड से जो मूल्य आया वो मूल्य, दोनों मूल्यों का एवरेज ले लेंगे, बस उसी को कहते हैं एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। तो उसकी अपन चर्चा इस विधि की, ये लास्ट विधि है इस चैप्टर के अंदर, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।